हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 6. ओके, आज हम अपना चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नाम है पदार्थ की प्रकृति. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पदार्थ क्या होते हैं? हमारे चारों तरफ अनेक वस्तुएं हैं जिन्हें हम देख या अनुभव कर सकते हैं. वे सजीव या निर्जीव दो प्रकार की हैं. उदाहरण के लिए आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल गेट, सुरक्षा गार्ड, बास्केट बॉल इत्यादि को देखते हो. इनमें से सभी कुछ पदार्थ से बने होते हैं. वे सभी कुछ स्थान घेरते हैं और उनका कुछ द्रव्यमान होता है. दूसरे शब्दों में वे पदार्थ होते हैं. ठीक है, कोई भी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और उनका एक द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाते हैं. कोई भी वस्तु जिनको हम देखते हैं या अनुभव करते हैं वह पदार्थ है या नहीं, इसका निर्णय हम यह देखकर करते हैं कि संबंधित वस्तु स्थान घेरती है या नहीं. हम सूर्य प्रकाश, गर्मी, बल, दिन और रात इत्यादि को पदार्थ नहीं कह सकते. इसी प्रकार भावुकता और अनुभव को पदार्थ नहीं है. ठीक है, जो जगह स्पेस लेती है वो क्या होती है? पदार्थ होती है. नेक्स्ट है द्रव्यमान, भार और आयतन. हम सभी लोगों की एक समान प्रवृत्ति है कि हम द्रव्यमान और भार को एक ही समझते हैं, जबकि दोनों भिन्न भिन्न अर्थ रखते हैं. द्रव्यमान को इस प्रकार समझाया जा सकता है कि पदार्थ की मात्रा जो कोई भी वस्तु को अपने पास रखती है, जबकि भार आपके गुरुत्वीय बल की पृथ्वी के सापेक्ष प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है. किसी भी वस्तु का द्रव्यमान ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर समान होता है. देखिए, जो भार होता है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 90 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर भार 15 किलोग्राम होगा. किसी भी पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं. पदार्थ की अवस्था, क्या अवस्था होती है पदार्थ की? हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले पदार्थ तीन अवस्था में होते हैं: ठोस, द्रव और गैस. उदाहरण के लिए चीनी, ग्लास, लोहा ठोस अवस्था में, जल, पेट्रोल, दूध, केरोसिन द्रव अवस्था में तथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प गैसीय अवस्था में है. सबसे पहले ठोस क्या होता है? मतलब सॉलिड. ठीक है, पदार्थ जो एक निश्चित स्थान घेरते हैं और उनका एक निश्चित आकार होता है वह ठोस कहलाते हैं. ठोस में अणु आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं. इन अणुओं में अंतराण्विक स्थान कम होता है. अणुओं का स्वतंत्र विचरण असंभव है, इसलिए ठोस दृढ़ होते हैं और अपना निश्चित आकार रखते हैं. ठीक है, फिर आता है द्रव. पदार्थ जो कि एक निश्चित स्थान घेरते हैं, ठीक है ना, परंतु उनका एक निश्चित आकार नहीं होता, द्रव कहलाते हैं. द्रव में अणु काफी ढीले होते हैं. द्रव में अंतराण्विक स्थान बहुत अधिक होता है. अणुओं के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है और अणुओं का विचरण संभव है, इसलिए द्रव्य दृढ़ नहीं है और न ही उनका कोई निश्चित आकार होता है. इनको जिस बर्तन में डाला जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं. फिर आता है गैस. वे पदार्थ जो न तो एक निश्चित स्थान घेरते हैं और ना ही एक निश्चित आकार होता है गैस कहलाते हैं. गैस में अणुओं को एक दूसरे से अधिक स्थानों से अलग किया जा सकता है. अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है और अणुओं में विचरण के लिए अत्यधिक स्वतंत्रता होती है. ठीक है, तथा गैसों का न तो निश्चित आकार होता है और ना ही आयतन. गैस और द्रव तरल पदार्थ कहलाते हैं क्योंकि उनके अंदर बहने की योग्यता होती है. देखिए, गैस का मतलब क्या है कि जिसमें जो आपके एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, वो एक दूसरे से मिले हुए नहीं होते, इधर उधर घूमते रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका किसी पदार्थ का गुण उसमें उपस्थित कणों की प्रकृति और इन कणों के आपसी जुड़ाव पर निर्भर करता है. ठोस काफी सघन कणों से बने होते हैं, द्रव्य उतने सघन कणों से नहीं, और गैस के अणु आपस में सघन नहीं होते. गुणों के इस अंतर को नीचे दर्शाया गया है. ठीक है, ये आपको डिफरेंस दिया हुआ है ठोस, द्रव और गैस में. ठोस निश्चित आकार तथा निश्चित आयतन का होता है. भाव की प्रकृति नहीं होती. सरल ढंग से संगठित नहीं किया जा सकता. ये सामान्यतः कठोर होता है. इनमें अंतर्वाणिक स्थान कम होता है. इनमें अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है. ठीक है, द्रव निश्चित आयतन परंतु निश्चित आकार नहीं. ऊंचे स्तर से निचले स्तर पर बहाव होता है. संगठित किया जा सकता है. कठोर नहीं होते. इनमें अंतराण्विक स्थान अधिक होता है. इनमें अणुओं के बीच आकर्षण बल
कम होता है। ठीक है, फिर है गैस, न तो निश्चित आयतन और न ही निश्चित आकार, सभी दिशाओं में बह सकती है, सरल ढंग से संगठित किया जा सकता है, ये कठोर नहीं होते हैं, इनमें ठोस तथा द्रव्य की अपेक्षा अधिक स्थान होता है, इनमें अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस व द्रव्य की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पदार्थों के गुण। अब देखिए पदार्थों के क्या क्या गुण होते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कुछ पदार्थ पहनने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, कुछ पदार्थ मकान बनाने में, तो कुछ पदार्थों को खाने बनाने के काम में लिया जाता है। पदार्थों को निम्नलिखित गुणों के आधार पर प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले आता है चमक। प्रत्येक पदार्थ देखने में एक दूसरे से भिन्न लगते हैं। यदि हम सोना, लोहा, चांदी, लकड़ी तथा कोयला लेते हैं तो क्या वे सब एक ही रंग के हैं? हम देखते हैं कि ये सब देखने में भिन्न भिन्न रंग के दिखाई देते हैं। सोना एवं चांदी में यदि चमक है तो लकड़ी में चमक नहीं है। अब हम शीशे व लकड़ी लेते हैं, हम शीशे के आर पार देख सकते हैं परंतु लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते। पदार्थों को हम दो रूपों में ले सकते हैं। ठीक है, एक तो वे चमक रखते हैं तथा दूसरे वे जो प्रयोग में नहीं आते हैं, ऐसे ही रखे रहते हैं, जिन पर धूल मिट्टी या जंग लग जाती है। इनके कारण इनकी चमक का कोई प्रभाव नहीं होता है और ये त्रुटिहीन हो जाते हैं। इनमें पीतल, तांबा, लोहा आदि सम्मिलित हैं। पीतल और तांबे पर धूल मिट्टी के कारण इनकी चमक कम हो जाती है। ठीक है, तथा लोहे पर भी जंग लगने के कारण उसकी चमक नष्ट हो जाती है। यदि इनके पृष्ठों को काटा जाए तो उनकी चमक फिर से स्पष्ट दिखाई देने लगती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चमक बराबर बनी रहती है, जैसे हीरा, सोना, कुछ रत्न, मोती आदि पदार्थों में चमक बनी रहती है। ठीक है, पारा एक ऐसा पदार्थ है जिसकी चमक कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए इसका प्रयोग थर्मामीटर तथा बैरोमीटर आदि में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है कठोरता। पदार्थों का दूसरा विशिष्ट गुण उसकी कठोरता है। अधिकांश पदार्थ जैसे लोहा, तांबा और चांदी आदि कठोर पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इसके विपरीत मोम, रबर तथा खड़िया आदि कोमल पदार्थों की श्रेणी में रखे जाते हैं। आप एक लोहे की छड़ को लीजिए, क्या आप आसानी से तोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह कठोर है। अब आप मोमबत्ती या खड़िया को तोड़ने का प्रयास कीजिए, आप देखते हो कि इसे अपने आसानी से तोड़ दिया, तो इससे आप किस परिणाम पर पहुंचे? आप उन्हें क्या करते हैं? बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। आप किस परिणाम पर पहुंचते हैं? इन दोनों प्रयोगों से आपने यह निर्णय लिया होगा कि कुछ पदार्थ कठोर होते हैं तो कुछ पदार्थ कोमल होते हैं। अब आप रबड़ लीजिए और रबड़ पर आलपिन या कील से खरोचिए, उस पर सरलता से गहरी खरोच पड़ गई। इसके विपरीत लोहे और पीतल पर इस क्रिया को करने से हल्की खरोच पड़ती है। इससे हम यह निर्णय निकलता है कि पीतल, लोहा, तांबा, स्टील आदि अधिक कठोर पदार्थ हैं, जबकि ग्रेफाइट, सोडियम, रबर तथा मोम आदि मुलायम पदार्थ हैं। हीरे के द्वारा हम कांच को भी काट सकते हैं। ठीक है, जो हीरा होता है उसे हम कांच भी काट सकते हैं। नेक्स्ट आता है पदार्थों की जल में विलयशीलता। जब आप चाय या शरबत बनाते हैं तो उसमें डाली गई चीनी कहाँ चली जाती है? हम साधारण भाषा में इसे कहते हैं कि चीनी पानी में घुल गई। इस घुलने की क्रिया को वैज्ञानिक भाषा में घुलनशीलता या विलयशीलता कहते हैं। ठोस, द्रव और गैस की जल में विलयता निम्न प्रकार है। ठीक है, पहली, ठोस की जल में विलयता। कुछ ठोस विलयता का गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे चीनी, साधारण नमक, पेट्रोलियम, परमैंगनेट आदि, जबकि अधिक संख्या में ठोस जल में विलय नहीं है, जैसे लकड़ी, लोहा, बालू, प्लास्टिक, रबड़ आदि। ठीक है, द्रव्य की जल में विलयता। सामान्यतः द्रव जल में अविलय है, परंतु द्रव जैसे ग्लिसरीन, विनेगर, अल्कोहल जल में विलय है। ठीक है, मतलब वो पानी में मिल जाते हैं। ठीक है, फिर गैसों की जल में विलयता। अब गैस कैसे घुल जाती हैं? कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जल में विलय हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड केवल समुद्री पौधों एवं जंतुओं को जीवित रखने में सामर्थ्य देती हैं। अधिकांश गैसें जल में अविलय हैं, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और मीथेन, वो जल में नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वस्तुओं का जल में तैरना या डूबना। आपने वस्तुओं को बहते हुए जल में तैरते हुए देखा होगा। आप इस प्रयोग से अपने घर पर भी कर सकते हैं। ये आपको एक एक्सपेरिमेंट दे दिया है। ठीक है, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करना है। नेक्स्ट, ऊष्मा का संचरण। अब ऊष्मा का संचरण कैसे करेंगे? देखिए,
वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक संचारित हो सकती है उसे सुचालक कहते हैं। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचारण नहीं होता है उन्हें कुचालक कहते हैं। एक लोहे की छड़ को लेकर उसके एक सिरे को गर्म करें तो उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, अतः लोहा ऊष्मा का सुचालक है। इसके विपरीत यदि हम एक लकड़ी के एक सिरे से गर्म करें तो बहुत देर बाद भी लकड़ी का दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, अर्थात लकड़ी में ऊष्मा संचरित नहीं होती। इससे हम यह पता चलता है कि लकड़ी ऊष्मा की सुचालक नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है विद्युत का संचरण। अब विद्युत का संचरण कैसे होता है, चलिए। आप में से अधिकांश लोग विद्युत का उपयोग घरों में प्रकाश करने तथा अन्य कार्यों के लिए करते हैं। जब हम प्रकाश के लिए स्विच दबाते हैं तब बल्ब में विद्युत का प्रवाह धातु से बने हुए तंतु द्वारा होता है। हमारे घरों में विद्युत के केबलों तथा तारों द्वारा लाई जाती है, यहाँ से ये उत्पादित होते हैं। ठीक है, सभी धातुएं विद्युत का संचरण करती हैं, इसलिए विद्युत तार धातुओं के बिना होते हैं। धातु विद्युत का अच्छा चालक है, जल द्रव विद्युत का चालक नहीं है। जबकि जल जिसमें नमक खुला है विद्युत का चालक नहीं होता, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी विद्युत चलित मशीन को चलते समय हमेशा रबड़ सोल युक्त जूते पहनने चाहिए और हाथों को सूखा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें शॉक लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पारदर्शित मतलब ट्रांसपेरेंट। हम जब किसी पदार्थ को एक तरफ खड़े होकर उसकी दूसरी तरफ देखने का प्रयास करते हैं और दूसरी तरफ का यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए तो इसे पारदर्शित कहते हैं। क्या आप प्रत्येक के आर पार देख सकते हैं? पारदर्शित मतलब एक साइड से दूसरी साइड का दिख जाए। ठीक है, नहीं, ऐसा असंभव है। आप अपने घरों की दीवारों के पीछे नहीं देख सकते। यदि घर के दीवारें लकड़ी या लोहे के बने हैं तो उनके पीछे भी आप नहीं देख सकते हैं। कुछ विशिष्ट पदार्थ जैसे शीशे के आर पार देख सकते हैं। ठीक है, एक्वेरियम, पानी की बोतल जो प्लास्टिक की बनी होती है उसमें पानी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, अतः इससे यह ज्ञात होता है कि इस प्रकार की वस्तु जिसके आसपास देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी तथा जिसके आसपास नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पारभाषी वस्तुएं। अब पारभाषी वस्तुएं क्या होती हैं? आप एक कागज या कपड़े का एक टुकड़ा लीजिए, फिर उस पर कुछ चिकने पदार्थ की बूंदें डाल दीजिए, फिर एक मोमबत्ती के आगे ले जाकर देखिए, क्या आपको स्पष्ट दिखाई देता है? नहीं, कुछ धुंधला दिखाई देता है। इसी प्रकार शीशे पर थोड़ा सा चिकना पदार्थ डालिए, उसमें भी आपको धुंधलापन दिखाई देगा। इस धुंधलेपन को ही परिभाषिता कहते हैं। उपयुक्त सभी पदार्थों का अध्ययन करने पर आपने यह पाया कि अलग अलग पदार्थ अपनी एक विशिष्टता रखते हैं। आपने पढ़ा कि पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभाषी ये तीन प्रकार के पदार्थ हैं जिन्हें हम अनेक गुणों तथा भिन्नताओं के आधार पर अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट विसरण। विसरण क्या होता है? ओके, किसी गैस का बाहर की तरफ फैलना तथा कंटेनर को भरने या एक गैस को दूसरे गैस में अतः मिश्रण ही विसरण कहलाता है। विसरण को समझने के लिए हमें ठोस, द्रव तथा गैस के मिश्रण के विषय में चर्चा करने की आवश्यकता है। ठोस के अणु आपस में बंधे रहते हैं, अतः वे विचरण नहीं करते हैं तथा एक निश्चित आकार देते हैं। द्रव के अणु मजबूती से नहीं बंधे होते, अतः प्रकृति रूप में विचरण करते हैं। इसलिए जब हम पानी से भरा हुआ जग कंटेनर में डालते हैं तो पानी कंटेनर का स्थान घेर लेता है और उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। गैस के अणु स्वतंत्रता रूप से विचरण करते हैं, इसी कारण हम अगरबत्ती की महक को सूंघ सकते हैं जब इनको जलाया जाता है। विसरण अधिकांश गैसों में देखा जाता है और द्रव्य भी ठोस का विसरण होता है। गैसों का दूसरा गैसों में विसरण आसानी से हो जाता है, परंतु द्रव में यह तेजी नहीं होती है। विसरण पदार्थों के तापमान पर भी निर्भर करता है। बहुत सी गैसें जल में विलय हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरीन जल में विलय होती हैं, मतलब मिल जाती हैं। ठीक है, और ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है। आप इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स देखते हैं। मुख्य बिंदु, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान निश्चित होता है पदार्थ कहलाता है। पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और तथा
गैस। ठीक है, ठोस पदार्थों का निश्चित आकार एवं आयतन होता है। कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं, जैसे चीनी, नमक, अल्कोहल, ऑक्सीजन आदि। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचारण सरलता पूर्वक हो जाता है उन्हें ऊष्मा का संचालक कहते हैं। तांबा, लोहा, सिल्वर में वियुक्त संचरण सरलता पूर्वक हो जाता है। पारदर्शित का अर्थ मतलब किसी पदार्थ के दोनों सिरों का दृश्य स्पष्ट दिखाई देना। ठीक है, लास्ट है द्रव्य पदार्थों में बहने का गुण द्रव्यमान है। ओके, तो ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, और आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।